कनक निखिल को खींचते हुए अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो लोग जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। कनक ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। वहीं रूद और बाकी सब दूसरों से लड़ने में बिजी थे। वहीं रुचि उन सब से थोड़ी दूर हो जाती है। तभी कनक की गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई रुचि को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाती है। जब शिल्पी जी रुचि को देखती हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। शिल्पी जी की चीख सुनकर सब लोगों का ध्यान रुचि की तरफ जाता है। तब तक वहाँ रूद के आदमी आ गए थे और कनक के आदमियों को संभाल रहे थे। वहीं रुद्र जल्दी से रुचि की तरफ भागता है। रुद्र खून से लथपथ रुचि को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागता है। रुचि के सिर में चोट आई थी, जहाँ से काफ़ी सारा खून बह रहा था। रूद ने रुचि के सिर पर अपना हाथ लगाकर रखा हुआ था। इस वक्त रूद की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। रूद की नज़रें रुचि की चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। वहीं प्रथम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिल्पी जी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थीं। पाथ और अभी अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वहाँ से वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर पर आदि परेशान हुआ जा रहा था। तभी आदि पाथ को कॉल करता है। पाथ से बात करने के बाद आदि भी हड़बड़ाहट में वहाँ से जाने लगता है। तो दिया ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तो आदि ने कहा, हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना है। भाभी को काफ़ी चोट आई है और वो हॉस्पिटल में है। आदि की बात सुनकर सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। युक्ति और नबी घर पर ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसे बाहर ले जाना किसी को भी ठीक नहीं लग रहा था। वहीं अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि रुचि को चोट कैसे लगी है। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं रुचि इस वक्त ओटी में थी। रूद वहीं दीवार से टिककर खड़ा हुआ था। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। आदि की आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो तो बहते ही जा रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर दूध ने कहा, अब मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? तो डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते। अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं, और अगर होश आ जाता है तो सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त भी तो जा सकती है। उनकी याददाश्त पर असर भी पड़ सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में रुचि को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं रुद्र गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो उसके पीछे पार्थ, अभी और प्रथम भी वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर उन्हें तो अंदाजा हो ही गया था कि किसी की मौत जरूर आई है। रुद्र अपने अड्डे पर पहुँचता है तो वहाँ कनक और रितिका को बांध कर रखा गया था। कनक के जंगल से निकलने के बाद रुद्र के आदमियों ने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया था, लेकिन उसमें निखिल नहीं था। शायद वो कहीं बीच में उतर गया था। रुद्र उन दोनों के सामने जाकर बैठ जाता है और फिर बिना कुछ बोले एक नुकीली चीज़ उठाकर कनिका के हाथ में घुसा देता है, जिससे कनक की जोरदार एक चीख निकल जाती है। तभी
कनक ने रोद को देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कनक की बात का रुद्र कोई भी जवाब नहीं देता। वो दूसरे हाथ में भी वही चीज घुसा देता है, जिससे एक बार फिर से कनक की चीख निकल जाती है। वहीं रितिका की हालत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उसे भी काफ़ी टॉर्चर किया गया था, लेकिन मरने नहीं दिया था। कनक को देखकर रितिका और भी बुरी तरह से कांपने लगती है। वहीं रोद तो बस उस नुकीली चीज़ को निकालकर बार बार कनक की बॉडी में घुसा रहा था। इस वक्त उसके फेस पर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। बस आंखें उसकी खून की तरह लाल थीं। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था। तभी कनक ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसे तड़पाना बंद करो। अगर मारना है तो एक झटके में ही मार दो। तो रूद ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं ऐसे नहीं मारूंगा। तुमने जो मेरी बीबी के साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें तड़पा तड़पा कर मिलेगी। तुमने जो मेरे माँ पापा के साथ किया उसकी सज़ा अभी तो बाकी है। जब तक तुम्हारे खून का एक एक कतरा नहीं बह जाता तब तक तुम्हें मौत बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। इतना बोलकर रोद ने अपने गार्ड की तरफ देखकर कहा, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसके खून का एक एक कतरा बह जाए, लेकिन ये मरे ना। और इसके बेटे को ढूंढो और लेकर आओ उसे। तो गार्ड अपना सिर हिला देते हैं। वहीं प्रथम आगे बढ़कर रोद को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब रोद के कपड़ों पर रुचि के खून के साथ साथ कनक का भी खून लगा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खून के छींटे थे। तभी प्रथम ने रोद से कहा, पहले घर चलकर कपड़े चेंज कर तब हॉस्पिटल जाना। और फिर प्रथम रोद को लेकर घर के लिए निकल जाता है। पार्थ और अभी भी उन दोनों के साथ ही थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के सामने आकर रुकती है। तो रोद जल्दी से गाड़ी से निकलकर चला जाता है। नबी और युक्ति हॉल में ही बैठी हुई थी। जब उनकी नज़र रोद पर जाती है तो एकदम से कांप जाती हैं, क्योंकि इस वक्त रोद बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था। रुद्र बिना किसी की तरफ ध्यान दिए हुए सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं प्रथम पार्थ अभी भी पीछे पीछे आ जाते हैं। वो लोग भी चेंज करने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी शादी वाले कपड़े पहने हुए थे। वहीं नबी और युक्ति भी उनके पीछे चली जाती हैं। युक्ति ने रूम में पहुंचकर अभी से कहा, अभी कैसी हैं भाभी? तो अभी ने युवती को देखकर कहा, उनका ऑपरेशन हो गया है और उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 24 घंटे बाद ही डॉक्टर कुछ बता सकते हैं। इतना बोलकर अभी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं पार्थ के रूम में नबी ने पार्थ से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। तो पार्थ ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, रात तक मॉम और बाकी सब भी आ जाएंगे। इतना बोलकर पार्थ रूम से बाहर चला जाता है। प्रथम और अभी भी आ गए थे। रोद के आने के बाद वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रोद प्रथम अभी और पार्थ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रुचि को अभी तक होश नहीं आया था। रोद ने बाकी सब की तरफ देखकर कहा, आप सब लोग घर जाइए, मैं और प्रथम यहाँ हैं। रोद की बात सुनकर आदि ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा।
मैं भी यहीं रुकूंगा भाभी के पास। तो रोद ने आदि की तरफ देखकर कहा, आदि जिद मत करो, चुपचाप तुम घर जाओ। रुचि को अभी होश नहीं आया है, तुम सुबह फिर से आ जाना। तो आदि ने फिर से जिद करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो इस बार रोद ने अपनी कड़क आवाज में कहा, आज तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो इस तरह से जिद पर अड़े हुए हो। चुपचाप घर जाओ, सुबह आ जाना। रोद की बात सुनकर आदि ने कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, एक बार भाभी को ठीक होने दो, फिर मैं आपको उनके आसपास भी नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर आदि वहाँ से चला जाता है। तभी रोद ने पार्थ और अभी की तरफ देखकर कहा, तुम सबको घर लेकर जाओ। तो दोनों अपना सर हिला देते हैं और वहाँ से सबको लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद रूद रुचि के वार्ड में चला जाता है। रूद अंदर जाकर देखता है, रुचि किसी बेजान मशीनों से घिरी बेड पर लेटी हुई थी। उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। रोज जाकर रुचि के बगल में रखे स्टूल पर बैठ जाता है। इस वक्त रुचि का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और होंठ सूखे हुए थे। रोज रुचि के हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगता है। उसकी नज़र रुचि के चेहरे पर ही थी। वो एकटक रुचि को देखे जा रहा था। तभी पीछे ने इसे प्रथम ने आकर रोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी, तो भी थोड़ी देर आराम कर ले। तो रोद ने रुचि के फेस को देखते हुए कहा, नहीं तू जाकर आराम कर ले, मैं यहीं ठीक हूँ। प्रथम को पता था रोद यहाँ से हिलेगा भी नहीं, इसलिए उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और खुद जाकर वहाँ रखे सोफे पर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में प्रथम को नींद आ जाती है। वहीं रोद उसी तरह से बैठा रुचि के चेहरे को ही निहार रहा था और उसके हाथ को सहला रहा था। रोद की नज़र एक पल के लिए भी रुचि के चेहरे से नहीं हटी थी। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह जब प्रथम की आंखें खुलती हैं तो रोद को उसी तरह रुचि के पास बैठा हुआ देखता है। प्रथम ने रोद के पास जाकर धीरे से कहा, रोद तू पागल हो गया है क्या? क्या तेरे ऐसे बैठे रहने से रुचि को जल्दी होश आ जाएगा? उल्टा तेरी ही तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अब तो उठ और जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, मैं यहाँ पर हूँ। तो रोद ने कहा, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जा और डॉक्टर को बुला कर ला। तो प्रथम वहाँ से बाथरूम चला जाता है। रोद ने रुचि के हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहा, जान प्लीज उठ जाओ ना, ऐसे कब तक लेटी रहोगी? देखो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तो तुम ऐसे खामोश रहकर क्यों मुझे तड़पा रही हो? प्लीज उठ जाओ ना। और फिर रोद रुचि के ऊपर झुककर उसके होंठों को चूम लेता है। रोद के ऐसा करने पर रुचि की धड़कन बढ़ जाती है। ये देख कर रोद एक बार फिर रुचि के होंठों को चूमने लगता है। रोद रुचि को किस कर रहा था कि तभी रुचि धीरे धीरे अपनी पलकें फड़फड़ाने लगती है। ये देख कर रोद जल्दी से उससे दूर हो जाता है। तभी प्रथम भी वहाँ पहुँच जाता है। रुचि को होश में आता देख प्रथम जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं।
तभी रुचि भी अपनी आंखें खोल देती है। अब तक पूरी फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर रुचि को चेक कर रहे थे। वहीं रुचि चुपचाप लेटी सीलिंग को ही देख रही थी कि तभी डॉक्टर ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? तभी रुचि ने डॉक्टर को देखकर कहा, मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ? रुचि का सवाल सुनकर प्रथम और रुद्र दोनों हैरान थे। तभी डॉक्टर ने कहा, पहले आप ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है? तो रुचि ने डॉक्टर को देखकर कहा, पहले आप बताइए, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तभी दूध ने रुचि के पास आकर कहा, रुचि रिलैक्स, तुम सेफ हो। दूध की बात सुनकर रुचि दूध की तरफ देखती है। रुचि ने दूध की तरफ देखते हुए कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज़ कोई तो कुछ बता दो, मैं कौन हूँ? रुचि अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी और इस हालत में उसका पैनिक होना ठीक नहीं था। इसलिए डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं तो धीरे धीरे रुचि की पलकें भारी होने लग जाती हैं और वो नींद के आगोश में चली जाती हैं। वहीं रुचि की बातें सुनकर प्रथम और रुद्र भी समझ गए थे कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। रुचि को कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही है। रुद्र को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें ही छीन ली हों। रुचि के ना पहचानने पर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। रुचि रुद्र की जान थी और आज उसकी जान ही उसे पहचान ही नहीं रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओबरॉय, मिसेज ओबरॉय की हालत देखकर लगता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद को भी नहीं पहचान रही हैं। तो अब आप लोग को ध्यान रखना होगा कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना करनी है जिससे वो पैनिक हो जाएं। आप उन्हें धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा ताकि उनके दिमाग में एकदम से रोड ना पड़े। डॉक्टर अपनी बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद शिल्पी जी रुचि के पास आ जाती हैं। हालांकि वो अभी नींद में थी, लेकिन फिर भी वहीं रुचि की बगल में बैठकर उसके सिर को सहलाने लग जाती हैं। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा रुद्र एकटा रुचि के चेहरे को ही देखे जा रहा था। तभी प्रथम ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर रुद्र, उसे बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। प्रथम की बात का रुद्र कोई जवाब नहीं देता और वो बिन कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्रथम को भी पता था कि रुद्र के लिए ये सब आसान बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि रुचि अब हर पल उसके सामने रहने वाली थी। तो रुद्र चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता था। रुद्र के बाहर जाते ही बाकी लोग भी रुचि को देखने अंदर चले जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो इस वक्त सो रही थी। थोड़ी देर बाद रुचि की नींद खुल जाती है तो अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखती है तो उसकी नज़र शिल्पी जी पर जाती है जो इस वक्त उसका सिर सहला रही थी। शिल्पी जी को देखकर रुचि बैठने की कोशिश करने लगती है कि तभी शिल्पी जी ने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? लेटी रहो, तुम्हें चोटें आई हैं ना? शिल्पी जी की बात सुनकर रुचि ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानती हैं?
क्या आप बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ? रुचि की बात सुनकर शिल्पी कुछ देर उसे देखती हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस। तो रुचि ने शिल्पी जी की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम तक याद नहीं है। तो शिल्पी जी ने रुके रुचि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाने लगेगा और मैं हूँ ना तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। तो रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी नयन जी भी अंदर आ जाते हैं। तो रुचि उनकी तरफ देखने लग जाती है। रुचि को देखकर शिल्पी जी ने कहा, ये तुम्हारे पापा हैं प्रिंसेस? तो रुचि नयन जी को देखकर मुस्कुरा देती है। शिल्पी जी ने नयन जी को देखकर कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं ज़रा अभी आती हूँ। तो नयन जी अपना सिर हिला देते हैं और वहीं रुचि के पास बैठ जाते हैं। तभी शिल्पी जी बाहर निकल कर जाती हैं। बाहर आदि, पात, प्राची, रुचि, अभी और बाकी सब लोग खड़े हुए थे। शिल्पी जी को देखकर आदि ने कहा, आंटी क्या भाभी उठ गई? क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? तो शिल्पी जी ने कहा, हाँ आदि, तुम रुचि से मिल सकते हो, लेकिन याद रहे उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना जिसके उसके दिमाग पर जोर पड़े। डॉक्टर ने मना किया है, अभी उसके दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो कोमा में भी जा सकती है। शिल्पी जी की बात सुनकर आदि अपना सिर हिला देता है और फिर वो रुचि के वार्ड में चला जाता है। वहीं शिल्पी जी डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ जाती हैं। शिल्पी जी डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी और डॉक्टर उन्हें कुछ बता रहा था। तभी शिल्पी जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, जब मैंने रुचि से कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरी बेटी है, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने मेरी बात को आसानी से मान ली। तो क्या हम उसे धीरे धीरे सबके बारे में बता सकते हैं? तो डॉक्टर ने शिल्पी जी से कहा, उन्होंने आपकी बात मान ली क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं रही है। जब आपने उन्हें बताया कि आप उनकी माँ हैं तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन अगर आप उन्हें सब कुछ बताएंगी तो हो सकता है कि वो बिलीव ना करें और वो पैनिक करने लगें। अगर ऐसा हुआ तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी और हो सकता है कि वो कोमा में भी चले जाएं। इसलिए उन्हें थोड़ा सा आप वक्त दीजिए और धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर शिल्पी जी अपना सिर हिला देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रुथ इस वक्त अपने केबिन में था। वो अपनी केबिन की ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर सिगार को कस लेते हुए पूरे शहर को देख रहा था। तभी प्रथम ने उसके पास आकर कहा, रुथ, तू ठीक तो है ना? तू अचानक यहाँ क्यों चला आया? रात भर तू सोया भी तो नहीं है, तो घर जाकर थोड़ा आराम कर ले। तो रुद्र ने सामने देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। तो प्रथम ने रुद्र के पास जाकर कहा, मुझे दिखाई दे रहा है तू कितना ठीक है। हालत देखिए अपनी क्या हो रखी है। तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल जा, मेरी मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। तो प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा?
तो रुद्र ने कुछ देर रुककर कहा, नहीं। इतना बोलकर रुद्र कैबिन से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चला जाता है। प्रथम ये सब अच्छी तरह से समझ रहा था कि रुद्र हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहता। जब हम किसी इंसान से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और वही इंसान हमें पहचानने से इनकार कर दे तो हमारे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वही हाल अभी रुद्र का था। इसलिए वह भी रुचि के सामने नहीं जाना चाहता था। उसके लिए यही बहुत था कि उसकी जान अब सेफ है। वहीं प्रथम वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। बाकी लोग रुचि से मिलकर घर जा चुके थे। रुचि को अभी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया था। 1 हफ्ते बाद रुचि को डिस्चार्ज मिलने वाला था। प्रथम जब रुचि के वार्ड में पहुंचता है तो देखता है रुचि अभी भी आराम से सो रही थी और शिल्पी जी रुचि के बगल में बैठी हुई थी।